नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। ये 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा रहा। वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लौटने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है। यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। वेंस ने यह भी कहा कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। अब देखना है कि ईरान इसे मानता है या नहीं। पेश रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। करीब 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका बिना किसी समझौते के वापस लौट रहा है। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी शर्तों को नहीं माना। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका की मांगे जरूरत से ज्यादा सख्त थी, जिससे समझौते का रास्ता बंद हो गया। इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा विवाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिका चाहता था कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने की ठोस गारंटी दे और समुद्री मार्ग पूरी तरह खुला रखे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों में समझौता नहीं करेगा। यही कारण रहा कि कई दौर की चर्चा के बावजूद दोनों पक्ष अंतिम सहमति तक नहीं पहुंच सके। हालात को और जटिल बनाता है दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास। ईरान ने कहा कि यह बातचीत ऐसे माहौल में हुई जहां भरोसे की कमी थी। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान गंभीरता नहीं दिखा रहा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे बातचीत फिर से शुरू करें और सीजफायर बनाए रखें, ताकि क्षेत्र में शांति कायम रह सके। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या हालात फिर से युद्ध की ओर बढ़ेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति बेहद नाजुक है और किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन जमीन पर हालात कब और कैसे बदलेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। दुनिया की नजरें अब इस टकराव के अगले कदम पर टिकी हैं। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का ऐलान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये यात्रा आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है। यात्रा की शुरुआत से पहले 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर प्रथम पूजा आयोजित की जाएगी, जिसमें बाबा बर्फानी से यात्रा के सफल आयोजन की कामना की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का ऐलान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन को समाप्त होगी। तो मोटे तौर पर इस बार की यात्रा थोड़ी लंबी होगी, 57 दिन का ये पीरियड होगा। और जैसा आप सब जानते हैं, प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। 29 जून 2026 को प्रथम पूजा होगी। 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। एडवांस रजिस्ट्रेशन 554 बैंक की शाखाएं हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक। तो देश भर में विभिन्न शाखाएं हैं जहां ये पंजीकरण का काम होगा। जो डिवोटीज हैं वो
मिनिमम एज 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल, उन्हीं को पंजीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी जो वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी पंजीकरण करा सकते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये यात्रा आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है। यात्रा की शुरुआत से पहले 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर प्रथम पूजा आयोजित की जाएगी, जिसमें बाबा बर्फानी से यात्रा से सफल आयोजन की कामना की जाएगी। यात्रा में शामिल होने के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। देश भर में 554 बैंक शाखाओं में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनमें जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक शामिल हैं। हर पंजीकृत यात्री को RFID कार्ड दिया जाएगा, जिससे उनकी यात्रा को सुरक्षित और ट्रैक किया जा सके। साथ ही प्रत्येक यात्री को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार यात्रा मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बालटाल से पवित्र गुफा तक और गुफा से पंचतरनी तक ग्रिड पावर सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। यात्रा मार्ग को पूरी तरह रोशन किया जाएगा ताकि रात के समय भी कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा संचार, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पोनी, पिट्ठू और पालकी की बुकिंग हेतु प्रीपेड सिस्टम और ई सेवाएं भी शुरू की जाएंगी, जिससे यात्रा और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनेगी। यात्रियों के ठहरने के लिए बालटाल, पंथा चौक, श्रीनगर, नुनवान और चंद्रकोट में यात्री निवास की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। भारतीय संगीत जगत से एक युग के अंत की खबर सामने आई थी। महान गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें अंतिम सांस ली। खबर के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट और सीने में तकलीफ की शिकायत थी। उनके निधन से संगीत प्रेमियों और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। देखिए इस फिल्म। आशा भोसले जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। 10 साल की उम्र में आशा भोसले ने पहली बार मराठी फिल्म माझा बाट 1943 के लिए चला चला नवबाला गीत गाया था। हिंदी में पहली बार आशा ने फिल्म चुनरिया सन 1948 में जो रिलीज हुई थी, सावन आया गीत गाया था। आशा भोसले ने फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत सहित विभिन्न शैलियों में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गीत गाए थे। 2011 आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। 2008 आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली आशा भोसले पहली भारतीय गायिका। भारतीय संगीत जगत से एक युग के अंत की खबर आई है। महान गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। खबर के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट और सीने में तकलीफ की शिकायत थी। उनके निधन से संगीत प्रेमियों और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनकी आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया और अब वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आशा भोसले ने अपने शानदार करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए और 14 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे उनके गीत आज भी सदाबहार हैं।
उन्होंने हर शैली, फिल्म संगीत, गजल, भजन और पॉप में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक खास मुकाम दिलाया। उनकी गायिका की खासियत थी कि हर गाने में भावनाओं को जीवंत कर देती थी। आशा भोसले का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वे महान गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। मात्र 9 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने कम उम्र में ही गाना शुरू किया और बहन लता के साथ मिलकर परिवार को संभाला। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। उनकी निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। 16 साल की उम्र में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन यह रिश्ता सफल नहीं रहा। उन्हें घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब वे जिंदगी से इतना निराश हो गई थी कि खुद को खत्म करने का सोच लिया था। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ती रही। बाद में उन्होंने मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन से शादी की, जिनके साथ उनका संगीत सफर बेहद यादगार रहा। आशा भोसले के करियर में कई उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा भी था जब उनकी आवाज को खराब बताकर उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और मेहनत के दम पर खुद को साबित किया। उन्होंने किशोर कुमार के साथ 600 से अधिक युगल गीत गाए, जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। ओपी नैयर, ख्याम और बप्पी लहरी जैसे संगीतकारों के साथ उनके गाने संगीत इतिहास में अमर हो गए। संगीत के अलावा आशा भोसले को खाना बनाने का भी बेहद शौक था और उन्होंने इसे एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। दुबई समेत कई देशों में उनके रेस्तरां हैं जहां भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं। 90 साल की उम्र में भी वे मंच पर परफॉर्म करती थी और अपने जुनून को जिंदा रखती थी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे। नॉर्थ बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देश की सुरक्षा का अहम द्वार बताया। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि मां भारती की मजबूत भुजा है, जो नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों को टीएमसी ने अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षा और विकास का केंद्र बना रही है। सेवक रंगपो रेल परियोजना, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं में टीएमसी बाधाएं डालती है, लेकिन सरकार नॉर्थ ब्लॉक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमने साफ कहा कि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर का किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, हमारे सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था?
साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है और हमें इसको निरंतर लगातार सशक्त करने में हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सेवक रंगपुर रेल परियोजना इसका उत्तम उदाहरण है। इससे हमारा सिक्किम सिलीगुड़ी से और देश के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने जा रहा है। इस काम पर तेज गति से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बंगाल और सिक्किम की कनेक्टिविटी, यहां ट्रेड और टूरिज्म को बहुत बल देगा और इसका सबसे अधिक फायदा दार्जिलिंग के नॉर्थ बंगाल के नौजवानों को होगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नॉर्थ बंगाल को 3 आधुनिक वंदे भारत और 9 अमृत भारत ट्रेनें दी है। यहां का रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है। नॉर्थ बंगाल को साउथ बंगाल से जोड़ने के लिए शानदार एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। साथियों, आपका ये प्रधान सेवक बंगाल के उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन ये टीएमसी केंद्र सरकार की हर योजना में रोड़े अटकाती है। इसका एक उदाहरण पोरबंदर से सिलचर तक बन रहा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है। इस कॉरिडोर में घोसपुकर सलसलाबाड़ी खंड का काम ही ऐसा है जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सीएनएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना ईरान को गुप्त तरीके से हथियार भेजने को तैयारी कर रहा है, खासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम। इसी मुद्दे पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन ऐसा कदम उठाता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सीधे हथियार भेजने के बजाय तीसरे देशों के जरिए सप्लाई करने की योजना बना सकता है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है। वहीं चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने किसी भी संघर्ष में शामिल पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर असर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रही सीजफायर और शांति वार्ताओं पर भी पड़ सकता है। हाल ही में पाकिस्तान में हुई बातचीत में बेनतीजा रही, जिससे हालात और जटिल होते दिख रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है और यह तनाव किस दिशा में जाता है। जम्मू में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली ऐतिहासिक मुबारक मंडी पैलेस से शुरू होकर प्रेस क्लब जम्मू तक निकाली गई। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के
और राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस दौरान प्रतिभागियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप आज बैठी है। जो आगामी कार्यक्रम है, पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 14 तारीख के कार्यक्रम, 13 तारीख के कार्यक्रम, विचार गोष्ठी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, एक बेटी बचने से लेकर बेटी की पढ़ाई तक और पढ़ाई से लेकर बेटी बढ़ने तक, और उसके बाद वो फौज में जाए, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इससे आगे प्रयास करते हुए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश की सभी विधानसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से पहुँचे। उसके लिए जो 16-17 सदन में उन्होंने रखा है, बहुत स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री लगातार नारी शक्ति वंदन के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। देश की 50% आबादी को अब उनका बनता 100% अधिकार मोदी जी दिला रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल से मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ। दार न्यूज़ में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।